आज सुनिए आज के दौर की चर्चित और लोकप्रिय लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी फंदा। ये कहानी उनके कहानी संग्रह फंदा से ली गई है। तो शुरू करते हैं कहानी फंदा। पूरे कमरे में बहता खून और खून से सनी लाशें। मासूम बच्चे बड़े सब किसी अपने के ही हाथों अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर भी खून से सने जूतों के निशान, दीवारों पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ खून के छींटे। कठोर से कठोर दिल वाले पुलिस वालों ने भी ऊपर जाकर देखा तो घबराहट से उनकी कपकपी छूट गई। ऊपर भी लाशें और माँ के ही दुपट्टे से गले में फांसी का फंदा लगा झूलता हसन। मुंबई में ठाणे के इस मुस्लिम बहुल इलाके के कासार वडावली में छोटी छोटी सड़कों के दोनों तरफ दुकानें थीं। बीच बीच में लोगों के दो मंजिला तिमंजिला खुले मकान। माहौल पूरी तरह से पुराने ज़माने के आम मुस्लिम परिवारों के मोहल्ले जैसा ही था। लड़कियां, औरतें बुर्के में ही बाहर आती जाती थीं। लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, पर उनका रहन सहन, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई जमाने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लड़के तो पढ़ लिख कर फिर भी अच्छे ओहदे पा चुके थे, पर इस इलाके की लड़कियां आज भी थोड़ा बहुत ही पढ़ लिख कर घर तक ही सीमित थीं। शौकत अली और आयशा बेगम के 3 बेटियां थीं, सना, रूबी और हिबा। तीनों बेटियों की उम्र में 2-2 साल का अंतर था। रूबी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। सबसे छोटी हिबा से 5 साल छोटा था हसन। आयशा उस पर दिन रात कुर्बान होती घूमती। अब तक नीचे 2 बेडरूम थे। आयशा ने अब हसन के लिए पहली मंजिल पर एक आरामदायक कमरा बनवा दिया था। हसन की हर सुविधा का ध्यान रखते हुए आयशा ने हर चीज़ का प्रबंध कर दिया था। रूबी तो स्कूल जा नहीं पाई थी। सना और हिबा को आयशा बेगम ने 10वीं क्लास तक ही पढ़ने की छूट दी थी। शौकत अली ने बेटियों को पढ़ाना चाहा तो आयशा उन पर ही बरस पड़ी थी। इन्हें पढ़कर क्या करना है, जल्दी शादी हो ही जाएगी, बस हसन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हसन की हर बात आयशा हर हाल में पूरा करती। हसन इस बात का खूब फायदा उठाने लगा था। शौकत एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। उनकी तनख्वाह इतनी तो थी ही कि घर का गुजारा आराम से हो जाता। रूबी बहुत इलाज के बाद भी नहीं ठीक हो पाई थी। वो साफ नहीं बोल पाती थी, बस इशारे से ही अपनी बात समझा पाती थी। वो कुछ कुछ समझ तो जाती थी, पर उसका चलने उठने बैठने पर अपना नियंत्रण नहीं था। किसी को उसके आसपास रहना होता था। हसन जानबूझकर उसे तंग करता था। हसन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी बातें, उसका स्वभाव, तौर तरीके किसी अच्छे लड़के की तरह नहीं थे। उसकी किसी भी गलती पर उसे टोकने पर आयशा उसकी ढाल बन जाती। घर के पास एक दरगाह थी। वहीं एक कोने में दिन में एक जमाल बाबा बैठा करता था। वहीं एक कमरे में रात में रहता भी था। उसके पास झाड़ फूँक करवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। आयशा को भी उस पर बड़ा भरोसा था। हसन जहाँ बीमार पड़ता, आयशा झट से उसे बाबा के पास ले जाती। एक दिन आयशा ने उससे कहा, बाबा, हसन को कुछ दीन धर्म की बातें बताओ। आपके कदमों में से मज़हब की जानकारी की राह मिल जाए तो हम सबका भी भला हो जाएगा। अब अक्सर हसन बाबा के पास बैठने लगा था। उसके दोस्त कम होते जा रहे थे। वो अपने आप में ही खोया रहने लगा था। आयशा बेटे को शांत देखकर खुश होती थी। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे के अंदर कैसे कैसे बीज अपनी जड़ें जमा रहे हैं। शौकत को हसन बाबा के पास बैठकर समय बिताने के बारे में पता चला तो उन्होंने डांटा, उसके पास बैठकर क्यों टाइम खराब करते हो, बैठकर पढ़ाई करो, मेहनत करो। जवाब आयशा ने दिया, कैसे बाप हो तुम? पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा बेटा दीन धर्म की राह पर चल रहा है, इस बात से तुम्हें खुश होना चाहिए। बेचारे बाबा मजहब के बारे में ही बताते हैं। बस यहीं शौकत चुप हो जाते थे, क्योंकि आम इंसान की तरह उनके दिल में भी धर्म का बड़ा खौफ था। कुछ साल और बीत गए। सना के रिश्ते आने शुरू हुए तो आयशा को पहली बार बेटियों के निकाह की फिक्र हुई। उन्होंने हसन से विषय पर बात की तो उसने कहा, अम्मी, आपकी बेटियों की ज़िंदगी में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वे अब्बू की चहेती हैं, वे ही जाने, मुझे और भी काम है। शौकत ये सुनकर हैरान रह गए। फिर बोले, शाबाश बेटा, यही उम्मीद थी तुमसे। आयशा, सुन लिया? आयशा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बोली, हसन, अपनी बहनों के बारे में कैसी बातें कर रहे हो?
उन्होंने तुम्हारी कितनी देखभाल की है, कितना प्यार दिया है तुम्हें। तो मैं क्या करूं? ये उनका फ़र्ज़ था। मुझसे ये आम सी बातें मत किया करो। मैं इस दुनिया से कुछ अलग करने आया हूँ। मुझे इन छोटी छोटी बातों में मत खींचो। कहकर वो पैर पटकते हुए चला गया। शौकत ने अपनी बेगम को देखा। लाडले बेटे के बिगड़े तेवर देखकर पहली बार आयशा के चेहरे का रंग उड़ा देखा तो शौकत को तरस आ गया। फिर धीरे से बोले, दुखी मत हो, ये सब तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा है। आयशा गुमसुम खड़ी थी। महसूस हो गया था कि कहीं कुछ तो गलत है, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही दूर स्थित भिवंडी से सना के लिए रशीद का रिश्ता आया। वो बैंक में कार्यरत था। शौकत को शांत सभ्य रशीद सना के लिए बिल्कुल उचित लगा। रशीद के माता पिता को भी सना पसंद आई। निकाह की तारीख तय होते ही घर में जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई, पर हसन को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। अब सना हसन में कुछ बदलाव देख रही थी। जब एक दिन सना दोपहर में आराम कर रही थी तो हसन आकर उसके पास लेट गया। सना ने पूछा, क्या हुआ हसन, कुछ चाहिए? नहीं, ऐसे भी तो अपनी बाजी के पास लेट सकता हूँ ना। सना मुस्कुरा दी। सोचा अब भाई का दिल ये महसूस कर रहा हो कि बड़ी बहन ससुराल जाएगी। फिर अचानक हसन उठकर बैठ गया। सना के घुटने पर हाथ रखकर इधर उधर की बातें करता रहा। पहले तो सना भाई की बातें ध्यान से सुनती रही। फिर अचानक जब हसन का घुटने पर रखा हाथ इधर उधर घूमने लगा तो सना को धक्का सा लगा। वो उठ बैठी। थी तो औरत ही, और ये तो हर औरत के अंदर गजब का एहसास होता है कि वो होश संभालते ही अच्छे बुरे स्पर्श का फर्क समझने लगती है। उसे पल भर खुद को संभालने में लगा कि छोटा भाई उसे कैसे छू रहा है। मन तो हुआ उसे एक थप्पड़ लगा दे। वो उठकर जाने लगी तो हसन ने कहा, कहाँ जा रही हो बाजी, बैठो ना। नहीं, अम्मी ने ज़रूरी काम बताए थे, वे करने हैं। हसन ने उसे अजीब नज़रों से देखा तो सना को अपना वहम साफ साफ सच लगा। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि वो सना को जब तब कहीं भी छूकर बात करने लगा, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सना मन ही मन बहुत परेशान रहने लगी कि किससे कहे, कहना चाहिए भी या नहीं। कहीं ये मन का वहम ही ना हो। जिस भाई को गोद में खिलाया उसके बारे में ऐसा सोचना भी दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। हसन को सना के पास मंडराता देख आयशा बेगम मुस्कुरा कर कहती, देख भाई है ना, अब तेरे ससुराल जाने की बात सोचकर परेशान होता घूम रहा है। सना हर बार कुछ जवाब न देकर कुछ परेशान सी दिखती। आखिर एक दिन हिबा ने अकेले में पूछ ही लिया, बाजी आजकल कुछ परेशान सी दिख रही हैं, बताओ ना क्या हुआ है। आयशा का सारा ध्यान हसन पर ही रहता। माँ की इस उपेक्षा को दोनों बहनों ने बराबर महसूस किया था। इन बातों ने दोनों बहनों के साथ हमराज और सहेली बना दिया था। अतः सना धीरे से बोली, हिबा आजकल हसन की हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं। हिबा चौंकी। बाजी क्या आपने भी कुछ महसूस किया? हसन अजीब सा व्यवहार करता है ना। सना हैरान हुई। तुझे भी कुछ कहा है क्या? हाँ बाजी, पहले तो ऐसा नहीं करता था। अब जब भी अकेली होती हूँ, कभी भी कहीं भी इधर उधर की बातें करता हुआ यहाँ वहाँ छूता रहता है। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। आपके निकाह की तैयारी चल रही है, इसलिए मैं आपको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। रूबी के सामने ये सब बातें कर भी नहीं सकती। बेचारी कुछ समझ भी लेगी तो घबरा जाएगी। हिबा, मुझे तो लगा मैं ही कुछ गलत तो नहीं सोच रही। चल अम्मी से बताते हैं। अम्मी यकीन करेंगी? मुश्किल तो है पर बताना ज़रूरी है। हसन कॉलेज गया हुआ था। आयशा बेगम उसका कमरा ठीक करने ऊपर गई थी। रूबी नीचे सो रही थी। सबा और हिबा ऊपर चली गईं। दोनों को साथ और गंभीर देखकर आयशा चौंकी। पूछा, क्या हुआ? आपसे ज़रूरी बातें करनी है अम्मी। बोलो। सना ने बात शुरू की। मम्मी, आजकल हसन का हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं है। क्या कह रही हो? आजकल तो हर समय तुम लोगों के आगे पीछे घूमता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं अम्मी, उसकी कुछ गलत हरकतें हैं। हमें यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है। आयशा बेगम को जैसे एक धक्का सा लगा। धम्म से वहीं बेड पर बैठ गई। मुश्किल से आवाज़ निकली, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हूँ। नहीं बेटा, भाई है तुम्हारा। आजकल के खराब माहौल की बातें सुनकर तुम्हें वहम हो गया होगा। नीचे से रूबी की आवाज़ आई तो तीनों नीचे उतर आईं।
अब हसन की हरकतों पर आयशा ने ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें बेटियों की बात ठीक लगी। हसन जानबूझकर कभी उनके गले में हाथ डाल देता तो कभी कमर में, कभी गाल छूता। पहले ऐसा नहीं था। क्या करें, शौहर को बताएं? नहीं, वे उनसे नहीं कहेंगी, शादी का घर है। आयशा बेगम सोच में पड़ गई कि अगर शौहर को बताया तो बेकार में तनाव का माहौल हो जाएगा, अतः चुप रहना ही मुनासिब समझा। फिर जब तक हसन घर में रहता वे साई की तरह उस पर निगाहें रखने लगी। कई बार हसन चिल्ला पड़ता, क्यों मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हैं आप? मैं क्या कोई बच्चा हूँ? मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे। इस बीच सना का रशीद से निकाह हो गया। सना के जाने के बाद हिबा अकेलेपन का शिकार होने लगी। घर के कामों में, रूबी की बातों में दिन तो बीत जाता पर रात को बहन की याद आंखें नम कर जाती। हसन घर के बाहर शांत सभ्य लड़का था पर घर के अंदर वो एक आवारा बदतमीज़ लड़के की तरह हरकतें करता। हिबा उससे बहुत दूर दूर रहने की कोशिश करने लगी थी। शौकत अली जितनी देर घर पर रहते वो उनके आसपास ही रहती। हसन के कॉलेज जाने पर जैसे सब चैन की सांस लेते। उसका जमाल बाबा के पास बैठना जारी था। जमाल बाबा से हसन के बारे में पूछताछ करने का मतलब था बात का बतंगड़ बनाना। हसन मज़हब के बारे में खूब लंबी चौड़ी बातें करने लगा था। बाहर वालों को लगता था कि कितना अमन पसंद मजहबी लड़का है, पर सच सिर्फ घर वाले जानते थे। सना की कोशिशों से हिबा के भी रिश्ते आने लगे थे। सना को बहुत अच्छी ससुराल मिली। रशीद और उसके अम्मी अब्बू सना के साथ बहुत ही प्यार से रहते। सना का जीवन अचानक बहुत खुशियों से भर उठा था, पर मन ही मन उसे अपनी बहनों की बहुत चिंता रहती थी। फ़ोन पर सबसे बात होती रहती। उसका जब मन होता मिलने भी चली जाती। रूबी तो उसे देख कर ही ऐसे लिपटती जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी माँ से लिपट जाती है। सना ने हिबा से फ़ोन पर ढके छुपे शब्दों में पूछा, हिबा कोई परेशानी तो नहीं है? बाजी सब वैसा ही है जैसा आपके सामने था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं जल्दी तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूंगी हिबा। पर बाजी हमारे बाद रूबी कैसे रहेगी? देखते हैं हिबा, कुछ तो करना पड़ेगा। रशीद के ही एक रिश्तेदार जहांगीर से हिबा की शादी तय हो गई तो सना खुशी से चहक उठी। जहांगीर प्रोफेसर था। सना की कोशिशें रंग लाई थीं। सना मायके आई हुई थी। उसने आयशा से कहा, अम्मा रूबी के लिए मैंने अपने यहाँ काम करने वाली फ़ायज़ा काकी की बेटी निगहत से बात कर ली है। वो तलाकशुदा है। सुबह से शाम तक रूबी की देखभाल करेगी। रात को काकी के पास घर चली जाएगी। उसके 2 बच्चे हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो दिन में भी बच्चों को देखने जाया करेगी। रात को आप रूबी के साथ सो जाया करना, ठीक है ना अम्मी? हिबा का निकाह जहांगीर से हो गया। उसे भी एक अच्छा जीवन साथी मिल गया। बेटियों को खुश और संतुष्ट देखकर आयशा का मन भी हल्का हो गया था। शौकत अली भी खुश थे। हसन ने किसी तरह एमकॉम पूरा कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली तो सबने चैन की सांस ली। वो अब दिन में ऑफिस रहता पर शाम को जमाल बाबा से मिलने का समय निकाल ही लेता। जमाल बाबा ने जीवन में उसे अंधविश्वासों के पीछे छोड़ आगे बढ़ने के बजाय अपनी बातों से इतना गुमराह कर दिया था कि वो अब अपने आप को बहुत खास खुदा का बंदा समझने लगा था, जो सब बुराइयों को मिटाने आया है। वो कुछ भी कर सकता है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आयशा ने जो अच्छी मजहबी बातें सीखने के लिए उसे बाबा के सुपुर्द किया था, इन बातों का असर भविष्य में क्या होगा उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था। हसन का नौकरी में मन नहीं लग रहा था। एक दिन वो बाबा के पास पहुंचा। वहाँ काफ़ी लोग लाइन में लगे थे। बाबा आंखें मूंदे कह रहा था, दुनिया दुखों से भरी है। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो दूर न की जा सके। तुम मेरी पनाह में आए हो तो मुझ पर भरोसा रखो। कुदरत ने हर चीज़ की 2 सूरतें बनाई हैं। कांटे हैं तो फूल भी हैं, धूप है तो छाँव भी है, शैतान है तो खुदा भी है। उसी खुदा की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऊपर बैठा वो देख रहा है। मुझसे कुछ न छुपाओ, सब कुछ कह दो, अपने दिल में कुछ न रखो, डरो मत। विश्वास के बाजार में बैठे बाबा के चेहरे के पीछे एक और चेहरा था। कहने को तो बाबा अपने हाथ में कोई पैसा नहीं पकड़ता था, पर उसके सामने एक कपड़ा बिछा रहता था। जिसकी जितनी मर्जी होती उस पर उतना रखकर चला जाता था। उसके पास धीरे धीरे इतना पैसा जमा हो चुका था कि दूसरे शहर में उसका अपना घर था, पत्नी थी, 3 बच्चे थे। जब भी वो अपने शहर जाता सब यही समझते कि बाबा तो सिद्ध पुरुष हैं, अपनी किसी विद्या की खोज में गया है।
उसके घर वाले समझते कि बाबा किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है। कुछ मिलाकर मूर्ख लोगों की कृपा से बाबा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। हसन भी उसकी चादर पर अच्छे खासे रुपए रख जाया करता था। बाबा के हिसाब से उसके सभी शागिर्दों में हसन सबसे मूर्ख शागिर्द था। जो भी बाबा कहता हसन के लिए फरमान था, ये बाबा जान चुका था। बाबा ने आंखें खोली, देखा हसन उदास चुपचाप बैठा है। फिर जल्दी जल्दी बाकी लोगों पर झाड़ फूंक का काम निपटाया। फिर पूछा, हसन मियाँ क्यों परेशान हो? मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा है बाबा। तो छोड़ दो। फिर क्या करूं? अपना काम कर लो, तुम में तो हुनर ही हुनर है, तुम्हें किसी की नौकरी की क्या ज़रूरत है? पर इतना पैसा कहाँ है मेरे पास? तुम्हारे अब्बू हैं, बहनें हैं, बहनोई हैं, सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम ही तो घर के इकलौते बेटे हो। बात हसन के दिमाग में बैठ गई। अब हसन ने सोचा कि पहले बहनों को खुश रखना पड़ेगा, उनके दिल से अपने लिए गुस्सा निकालना पड़ेगा। इसमें समय लगेगा पर करना तो पड़ेगा ही। अतः उसने घर पर कुछ समय देना शुरू किया। सबा और हिबा से फ़ोन पर हालचाल लेने लगा। दोनों हैरान तो होती पर इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाती। हसन रशीद और जहांगीर से भी दोस्ताना संबंध बनाने लगा। सना और हिबा ने आपस में फ़ोन पर बातें की। सना ने कहा, हसन कुछ बदल गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा बदल गया है, पर अचानक क्यों? हो सकता है उम्र के साथ साथ अपनी हरकतों पर पछतावा हो, अब शर्मिंदा हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ साल और बीत गए। सना के 2 बेटे और हिबा की 2 बेटियां हो गईं। हसन की शादी की भी बात शुरू हो चुकी थी। सबकी सलाह के बाद सुंदर शाहीन घर की बहू बनकर आ गई। शाहीन के आने से हसन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुआ, पर दिमाग में बिजनेस का भूत नहीं उतरा था। इसी ख्याल को अंजाम देते हुए उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाकर सना और हिबा को फ़ोन करके शनिवार को सुबह आने के लिए कहा। शाहीन ने आते ही सबका दिल जीत लिया था। हसन शाहीन के साथ अच्छा व्यवहार रखता। अब उसका बात बात में गुस्सा करना कम हो गया था। शौकत, अली और आयशा खुश थे कि उनके सब बच्चे जीवन में राजी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। हसन का बाबा के पास बैठना कम तो हुआ था, पर अब भी समय मिलते ही वो उसके पास पहुंच जाता। हसन के दिमाग में जो चल रहा था उसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं था। वो जो बाहर से दिखाई देता था, अंदर से बिल्कुल उसके उलट था। उसकी सोच से अनजान दोनों बहनें सुबह ही आ गईं। सुबह से ही शाहीन के साथ मिलकर हसन ने सबके लिए शानदार लंच तैयार किया। सब साथ बैठे खाने तो घर में रौनक ही अलग थी। बच्चे तो मिलकर खूब मस्ती करने लगे। तो हसन ने कहा, जाओ बच्चों, सब ऊपर खेलो। फिर हसन ने कहा, मैंने सोचा है अब हर शनिवार को हम सब लंच और डिनर साथ किया करेंगे। कहकर हसन हंसा तो सना और हिबा भी हंस पड़ी। रशीद ने छेड़ा, मतलब मुझे और जहांगीर को छोड़कर सब यहीं रहेंगे रात भर? ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। सब हंसते मुस्कुराते रहे। कुछ महीने और बीते। शाहीन ने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शान रखा गया। शान की पैदाइश पर भी भाई बहनों ने मिलकर खूब जश्न मनाया, खूब दावतें हुईं। अब तो दोनों बहनें और उनके परिवार शनिवार की दावत का इंतज़ार करते। शनिवार रविवार घर में भाई बहनों का प्यार देख शौकत, अली और आयशा के दिलों को चैन आ जाता। एक शनिवार और आया। हमेशा की तरह सबने बैठकर डिनर किया। बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे। हसन काफ़ी चुप और गंभीर था। सना ने पूछा, हसन कुछ हुआ है क्या? परेशान हो? कुछ नहीं बाजी। हिबा ने भी टोका, कुछ बात तो है। शौकत और आयशा भी वहीं बैठे थे। बहुत पूछने पर हसन ने बहुत गंभीरतापूर्वक कहा, बाजी मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तुम तो अच्छी भली नौकरी कर रहे हो, बिजनेस क्यों? मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से इंतज़ाम करूँ। शौकत ने डांट दिया, बिजनेस का आइडिया बिल्कुल बेकार है, हम आम नौकरी करने वाले लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर उधार लिया तो चुकाया कैसा जाएगा? कब कौन देगा पैसा? बेकार की बात है ये। जितनी पढ़ाई तुमने की है उस हिसाब से नौकरी तुम्हें ठीक ही मिली है, चुपचाप मन से इसे ही करते रहो। अब्बू मैं सब चुका दूंगा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। कहकर हसन माथे पर हाथ रखकर दुखी होकर बैठ गया। आयशा से बेटे के चेहरे की उदासी नहीं देखी गई। इतनी मुश्किल से तो बेटा खुश रहने लगा था, उसके खुश रहने से घर में कितना बदलाव आ गया था। अतः प्यार से हसन के सर पर हाथ रखकर बोली, पर बेटा ये ख्याल छोड़ ही दो, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? हिबा ने पूछा, कितना पैसा चाहिए? 25-30 लाख। क्या?
सब चौंक पड़े। इतना पैसा कहाँ से आएगा हसन? सना ने परेशान होते हुए कहा। शाहीन चुपचाप हैरान सी बैठी थी। अपने शौहर को आज तक समझ नहीं पाई थी। उसके दिमाग में कुछ चलता रहता था, पर क्या, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती थी। कभी वो कुछ कहता था तो कभी कुछ। कभी कभी वो बड़ी बड़ी मजहबी बातें करता, कभी एक लालची मक्कार की तरह व्यवहार करता। हसन ने कहा, शाहीन के पास जितने भी जेवर हैं उन्हें बेच भी दूं तो काम नहीं होगा। बाजी, आप लोग मुझे कुछ रकम उधार दे दो, मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा। सना जो हैरान सी थी बोली, हसन, हम कहाँ से लाएं? आप रशीद भाई से बात करो ना, उनका तो अच्छा बिजनेस है, वे तो मुझे आराम से लोन दे सकते हैं। हिबा ने कहा, हसन, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। दो दो नंदें हैं, जहांगीर अकेले हैं, उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी है। उन दोनों के निकाह का भी सोचना है। तो आप मुझे अपने गहने दे दो। हिबा चौंकी। ये क्या कह रहे हो हसन, गहने कैसे दे दूं? बाजी, पहली बार आपके भाई ने आपसे कुछ मांगा है, मैं सब वापस दे दूंगा, वादा करता हूँ। आप लोग समझ नहीं रही हैं। अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो बहुत बुरा होगा। शौकत अली ने हसन को टोका। हसन, ये बेकार का फितूर अपने दिमाग से अभी ही निकाल दो। बहनों से उधार लेकर बिजनेस करोगे? ऐसी क्या आफत आई है? घर की बेटियों को इस परेशानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हसन को गुस्सा आ गया। आपको हमेशा बेटियों की ही तो चिंता रही है। आप मेरे लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहते। बेटियां ही आपके लिए सब कुछ हैं। कहकर हसन पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। उस रात सब चिंता में डूबे सोने गए। सना और हिबा की नींद उड़ गई थी। हिबा ने पूछ ही लिया, बाजी, क्या सोच रही हो? हसन ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मैं उसे अपने जेवर नहीं दे सकती, पर ना दिए तो वो पहले की तरह हंगामा करेगा। क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मी की शक्ल देखकर मन कर रहा है कि कुछ इंतज़ाम कर ही दें। अब्बू ने मना किया है, पर मैं इस बारे में रशीद से बात ज़रूर करूँगी। अगले दिन नियमानुसार रशीद और जहांगीर आए। हसन कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। दोनों के बार बार पूछने पर भी हसन गंभीर ही बना रहा। बस हाँ हूँ में जवाब देता रहा। सना और हिबा ने उन्हें आगे कुछ न पूछने का इशारा किया तो वे चुप हो गए। दोनों बहनें अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घर चली गईं तो शौकत ने हसन को बुलाया। बेटा, ये गलती मत करो, अच्छी भली नौकरी है, बिजनेस के लिए ना पैसा है ना अनुभव, इस चक्कर में मत पड़ो। हसन गुर्राया, मैं फैसला कर चुका हूँ और आप सबको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना। कहकर हसन गुस्से में चला गया। बेटे के तेवर देखकर वहाँ खड़ी आयशा का सर चकरा गया। हसन अब 35 साल का हो रहा था। बाबा के इशारे पर कुछ भी कर सकता था। अपने सब शागिर्दों में बाबा को सबसे मूर्ख और हठधर्मी हसन ही लगा था। शौकत के मना करते करते भी आयशा बेगम ने बेटे की ममता में बेटियों के आगे अपनी झोली फैला ही दी। सना ने रशीद से बात की तो वो थोड़ा सोचने लगा। फिर कहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर किसी तरह बिजनेस से 8-10 लाख ही निकाल कर दे पाऊँगा। तुम्हारा भाई है, कितना प्यार करता है सबको, कितनी इज्जत से बुलाता है। ऐसे भाई की ज़रूरत के समय पीछे हटना भी ठीक नहीं होगा। उससे बात करके बता देना कि मैं इतनी ही मदद कर पाऊँगा। शौहर की दरिया दिली पर सना का दिल भर आया। भीगी आंखों से रशीद को शुक्रिया कहा तो उसने सना का कंधा थपथपा दिया। सना ने फ़ोन पर हिबा को रशीद का फ़ैसला बताया तो उसने कहा, मैंने भी जहांगीर से बात की, कैश तो हम नहीं दे पाएंगे, पर अपने थोड़े गहने दे दूंगी। जहांगीर का भी यही कहना है कि अपनों का साथ तो देना ही चाहिए। सना और हिबा एक साथ मायके पहुंची। हसन घर पर ही था, शौकत अली ऑफिस में थे। शाहीन, शान दोनों को देखकर खुश हुए। सना ने रशीद की बात दोहराई तो हसन मुस्कुराया, कहा, रशीद भाई बहुत अच्छे हैं, मैं ये रकम जल्दी लौटा दूंगा। हिबा ने भी गहनों का डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। हसन ने फ़ौरन खोलकर चेक किया, बोला, यही बहुत है। फिर आयशा से कहा, अम्मी, मैं तो अब बिजनेस की तैयारी करूँगा, सोच रहा हूँ शाहीन को 3-4 महीनों के लिए उसके मायके भेज दूँ। शाहीन गर्भवती थी। हसन ने इस बारे में उससे अब तक बात भी नहीं की थी। वो हैरान हुई, कहने लगी, अरे, ये आपने अचानक प्रोग्राम कैसे बना लिया, मुझसे पूछा भी नहीं? तुमसे क्या पूछना, मायके चली जाओ, वहाँ थोड़ा आराम कर लो, डिलीवरी के बाद आना। शाहीन ने आयशा की तरफ देखा। वे बोली, हाँ चली जाओ, यहाँ तो तुम्हें आराम मिलने से रहा, फिर तुम्हें गए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। शाहीन ने हाँ में सर हिला दिया। वो मनी मन हैरान थी कि कैसा शौहर है ये, ना बीबी से पूछा न सलाह ली। 2 दिन बाद ही हसन शाहीन को उसके मायके छोड़ आया।
अब हसन का घर आने जाने का कोई टाइम नहीं था। दिन भर वो इधर उधर घूमता, बाबा के पास बैठा रहता। बहनों से उधार लेने की बात उसने बाबा को बताई तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से थोड़ी दूर एक कमरा किराए पर ले लो। मैं वहाँ अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ और लोगों की मौजूदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल तुम्हारे जैसे नेक बंदे के लिए कर सकता हूँ, पर मैं अपनी बहनों के रकम कैसे लौटाऊंगा? आपके कहने पर मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, मैं अब क्या काम करूंगा? फिलहाल तो बहनों के पैसे से अपना खर्च चलाते रहो, मैं अपने तंत्र मंत्र के बल पर तुम्हें जल्दी ही अमीर आदमी बना दूंगा। हसन ने कुछ दूरी पर एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। बाबा को इस बात पर खुश देखकर हसन को लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब वो बाबा के निर्देशानुसार उस खाली फ्लैट में ज़रूरी चीज़ें रखता रहा। शौकत अली ने ठंडे दिमाग से बहुत सोचा समझा कि बेटा कहीं पैसे की कमी से परेशान तो नहीं हो रहा है। उन्होंने हसन को अपने पास बुलाया, कहा, हसन तुम क्या सोच रहे हो? अभी तो कुछ नहीं, बाबा ने बताया है कि मैं बिजनेस में बहुत तरक्की करूँगा, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तुमने बाबा की बात सुनकर नौकरी छोड़ी थी? शौकत अली को गुस्सा आ गया। हाँ अब्बू, अब बिजनेस क्या करूं यही सोच रहा हूँ। वैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम मुझे अच्छा लगता है, आप तो कभी मेरी मदद ही नहीं करते। शौकत ने खुद पर काबू रखते हुए शांत ढंग से कहा, फिर कुछ सोचते हैं। आजकल हमारी ज़मीन के आसपास इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनने लगी हैं, इससे हमारी ज़मीन की कीमत भी बढ़ रही है। इस सिलसिले में कोशिश करके देख लो, किसी बिल्डर से बात करके देख लो। पहले थोड़ी ज़मीन के लिए ही बात करके देखना। हसन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके दिमाग में तो ज़मीन का ख्याल ही नहीं आया था। तुरंत बोला, सच? फिर हसन ने कुछ लोगों से बात करके अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेच दी। बदले में मिली मोटी रकम से उसकी तबीयत खुश हो गई। शौकत अली ने कहा, अब इस पैसे से किसी अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इतना मोटा पैसा कभी हाथ में आएगा, ये तो हसन ने कभी सोचा नहीं था। फौरन जाके बाबा को बताया तो बाबा की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। ऊपरी तौर पर उदास चेहरा बनाकर बैठ गया बाबा। हसन ने पूछा, क्या हुआ बाबा? हमारे गांव की एक बेवा औरत है, उसकी एक जवान बेटी है, दोनों का कोई नहीं है। ससुराल वालों ने निकाल दिया है। बेचारी औरत कहाँ जाए? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, और किससे कहूँ उनका दुख। आजकल कौन समझता है किसी का दुख दर्द? हसन चुपचाप बाबा का चेहरा देखता रहा। बाबा फिर बोला, आज तो वे मेरे कमरे पर आ गई है, पर मैं उन्हें ज़्यादा देर नहीं रख सकता। मैं ठहरा बैरागी फ़कीर आदमी। हसन को बाबा की बात पर बहुत दुख हुआ कि सबके लिए उनके दिल में कितनी दया है। फिर बोला, बाबा मेरे लिए कोई हुक्म? बस एक ठिकाना हो जाए तो माँ बेटी जी लेंगी। तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी जगह है, किसी का कोई मकान है? हसन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा अभी तो वही कमरा है जो आपने अपने तंत्र मंत्रों के कार्यों के लिए सोचा है, पर वहाँ तो आपको एकांत चाहिए ना, और कोई जगह तो अभी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, फिलहाल माँ बेटी का वही इंतज़ाम कर देते हैं, थोड़े दिनों में उन्हें कहीं और भेज देंगे। उस कमरे की चाबी मुझे दे दो, मैं आज ही माँ बेटी को वहाँ ले जाता हूँ। हसन ने उसी समय घर से चाबी लाकर बाबा को दे दी। घर में अभी तक किसी को हसन के किराए के फ्लैट लेने की जानकारी नहीं थी। अपने मूर्ख शागिर्द से बाबा को यही उम्मीद थी। वो औरत सायरा सचमुच बेवा थी, जिसे उसकी चरित्रहीनता के कारण ससुराल वालों ने निकाल दिया था। बाबा और सायरा के सालों से प्रेम संबंध थे। अब वो इधर उधर रिश्तेदारों के घर भटकने के बाद अचानक बाबा के पास ही आ गई थी। बाबा ने उसी दिन सायरा और उसकी बेटी फ़िज़ा को उस फ्लैट में पहुंचा दिया। फ़िज़ा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पर माँ की ही तरह पुरुषों को रिझाने में माहिर। फ़िज़ा को जब बाबा ने हसन से मिलवाया तो हसन खूबसूरत परी सी फ़िज़ा को देखता रह गया। सायरा पुरुषों की इस नज़र से खूब वाकिफ़ थी। उसने हसन की नज़रों में अपने और फ़िज़ा का सुनहरा भविष्य देख लिया। हसन जब चला गया तो दोनों माँ बेटी खुलकर हंसी। हसन ने कहा, लो संभालो इस हसन को, अब कुछ दिनों के लिए ज़िंदगी कुछ तो आसान होगी। फ़िज़ा भी हंसी। लग तो सही आदमी रहा था, बेचारा देखता ही रह गया। हाँ, हमारे लिए तो सही आदमी ही था, दोनों ने ठहाका लगाया। बाबा अब मौका मिलते ही कमरे में पहुंच जाता और सायरा के साथ समय बिताता। हसन फ़िज़ा की तरफ झुकता चला गया। उसने उसे एक फ़ोन भी लेकर दे दिया और कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। हसन के आने की खबर होते ही सायरा घर से बाहर चली जाती।
फिज़ा कोई भी बहाना कर देती, कभी काम ढूंढने जाने का, कभी डॉक्टर के पास जाने का। एक दिन हसन ने फिज़ा के हाथ में अच्छी खासी मोटी रकम देते हुए कहा, तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों का हमेशा ध्यान रखूँगा। फिज़ा ने पूरे लटके झटकों के साथ हसन को अपनी अदाओं का दीवाना बना लिया था। एक बेटे का पिता दूसरी भावी संतान के लिए मायके गई शाहीन को भूल वो फिज़ा की जुल्फ़ों में बहकता चला गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। घर वालों को उसकी किसी भी हरकत की खबर नहीं थी। एक दिन सना दोपहर में मायके आई तो आयशा घर का कुछ सामान लेने बाहर गई हुई थी। हसन भी नहीं था। शौकत अली तो शाम को ही आते थे। सना ने रूबी को गले से लगाकर खूब प्यार किया। हसन आ गया तो निघत सबके लिए चाय बनाने चली गई। हसन को देखकर रूबी ने सना का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो मुंह से अस्पष्ट आवाज़ें निकालते हुए सना से लिपट कर रोने लगी। रूबी बेचैन थी, डरी हुई थी। उसके हाव भाव देख कर सना चौंक गई। रूबी कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालती रही। हसन ने सना को दुआ सलाम किया, फिर रूबी को क्रोधित नज़रों से देखा और ऊपर चला गया। रूबी के सर पर हाथ फेरते हुए सना ने पूछा, क्या हुआ रूबी? रूबी ने हसन की तरफ कुछ इशारे किए। सना के दिल को एक झटका सा लगा। पूछा, हसन ने कुछ कहा? रूबी ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपने शरीर पर कई जगह इशारे किए तो सना सब कुछ समझ गई और फिर गुस्से से सुलग उठी। सना के सामने बात साफ थी कि भाई ने अपनी बीमार बहन का बलात्कार किया। सना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने तभी हिबा को फ़ोन कर सब कुछ बताया और तुरंत आने को कहा। आयशा और हिबा लगभग एक साथ ही घर में घुसी। हिबा का तमतमाया चेहरा देखकर आयशा हैरान हुई। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? हिबा ने उनके हाथ से सामान लेकर टेबल पर रखते हुए कहा, आप हमारे कमरे में आएं, बाजी भी आई हैं। आयशा सीधे कमरे में गई। सना का चेहरा देखकर समझ गई कि मामला गंभीर है। पूछा, क्या हुआ सना, तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? सना ने तमतमाए चेहरे से बताना शुरू किया। शर्म आ रही है हसन को भाई कहते हुए। आपको पता है उसने क्या किया है? आयशा चौंकी। क्या किया उसने? उसने अपनी बीमार मजबूर बड़ी बहन का बलात्कार किया है अम्मी। कहते कहते क्रोध के आवेग से सना रो पड़ी। आयशा को यह झटका इतना तेज लगा कि वह पत्थर के बुत की तरह खड़ी रह गई। तभी तीनों को बाहर कुछ आहट सुनाई दी। तीनों ने पलट कर देखा तो हसन को बाहर जाते पाया। तीनों ये समझ गई कि हसन ने पूरी बात सुन ली है। वो समझ गया है कि उसकी पोल खुल चुकी है। आयशा ने कहा, शर्म आ रही है मुझे अपने ऊपर कि मैं अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रख पाई। शौकत अली ऑफिस से आए तो बेटियों को देखकर खिल उठे। दोनों के सर पर हमेशा की तरह हाथ रखकर प्यार किया तो दोनों उनके गले लगकर सिसक उठी। वे चौंके। क्या हुआ बेटा, तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम्हारी ससुराल में सब ठीक तो है ना? सना ने रोते हुए कहा, अब्बू हम दोनों तो ठीक हैं, पर रूबी? और सना फिर रो पड़ी। तो उन्होंने सोती हुई रूबी पर नज़र डाली। फिर हिबा और आयशा को देखा तो वे दोनों भी रो रही थीं। आयशा ने शौकत को इशारे से बाहर चलने के लिए कहा। बाहर आकर आयशा बेगम ने रूबी के साथ हुए हादसे की बात बताई। सुनते ही शौकत अली का खून खौल उठा। कहाँ है वो? मैं उसे अभी घर से निकाल कर ही रहूँगा। अब वो किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहेगा। आयशा ने उन्हें निघत की मौजूदगी का एहसास कराया तो वे अंदर बेटियों के पास गए और कहा, तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। रशीद और जहांगीर के फ़ोन आ रहे थे, अतः दोनों बहनें फिर आने को कहकर चली गईं। जब से शाहीन गई थी, निघत घर के काफ़ी काम भी करने लगी थी। रूबी जब सोती तो वो घर के काफ़ी काम निपटा देती थी। रूबी के जागने पर सिर्फ उसके साथ रहना ही काम था। ये हरकत हसन ने कब और कैसे करने की हिम्मत की होगी? शौकत और आयशा सर पकड़े यही बात सोच रहे थे। हसन के लिए इतना मुश्किल भी नहीं रहा था। जब आयशा किसी काम से बाहर जाती थी, हसन किसी भी बहाने से कुछ भी लेने के लिए निघत को भी बाहर भेज देता। निघत भी बेफिक्र होकर रूबी को भाई के पास छोड़कर चली जाती। तब हसन रूबी के साथ बलात्कार करता और चाकू दिखाकर उसे डरा धमकाकर चुप रहने के लिए कहता था। उसके डर, उसके हाव भाव देखकर आयशा चौंकती तो थी, पर इसका कारण उसकी मानसिक अस्वस्थता ही समझती थी। फिर रूबी हमेशा बहनों के ज़्यादा करीब रही थी, अतः वो माँ से अपना डर, अपना दर्द बता ही नहीं पाई। उस रात किसी से खाना नहीं खाया गया। हसन रात 10 बजे घर वापस आया। रूबी सो चुकी थी, निघत वापस जा चुकी थी। शौकत ने उसे डांट कर बुलाया तो समझ गया कि उससे क्या कहा जाएगा।
माँ बहनों की पूरी बात सुनकर ही वो घर से निकला था। उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है, ये वो जानता था। फिर भी बेशर्मी से पिता के सामने आ डटा। फिर पूछा, क्या हुआ? शौकत अली ने कहा, हुआ क्या है तुम्हें पता है? तुम इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। हमें तुम्हारे जैसे बेहया बेटे की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों निकलूं? ये मेरा भी घर है। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, समझे आप? आयशा ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। हसन, अभी निकल जाओ इस घर से। इससे ज़्यादा तुम्हारी बेशर्मी अब नहीं देख सकते। अब्बू से जुबान लड़ा रहे हो? वो आपको देखनी पड़ेगी। फिर अपनी जेब से एक चाकू निकाल कर दिखा कर बोला, मैं आप सबको मार दूंगा एक दिन। मैं आप सबसे नफरत करता हूँ। शौकत और आयशा को बेटे की इस हरकत ने जैसे पत्थर बना दिया। उन्हें अपनी आंखों कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। शौकत अली ने गंभीर आवाज़ में कहा, हसन, तुमने जो किया उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझसे अब कभी कोई उम्मीद न करना। वो तो आपको करनी पड़ेगी, वरना जो अंजाम होगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो होना है होने दो। तुम अकेले ही मेरी औलाद नहीं हो। अब मैं सब कुछ बेटियों में बांट दूंगा। मेरे लिए तुम आज से मर गए। ये तो आप भूल ही जाओ, ये नामुमकिन है। तुमने जो कर्म किया उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं नहीं, आप तैयार रहना। अपनी बेटियों को तो आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे, सब मेरा है। मैं बेटा हूँ इस घर का, हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। कहकर हसन अपने कमरे में चला गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हसन अब अपना काफ़ी समय फ़िज़ा के साथ ही बिताने लगा। अभी जेब में पैसे काफ़ी थे। बाबा उसके बिजनेस की कामयाबी के लिए मनचाही रकम मांगता रहता। कई बार हसन फ़िज़ा के पास आता तो बाबा उसे वहीं कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें करता दिखता तो खुश हो जाता। आयशा काफ़ी दिन तो उससे नाराज़ रहीं। फिर बेटे के मुंह ने जोर मारा तो उसकी गलतियां भूलने की कोशिश करने लगी। सना और हिबा उसकी गैरहाजिरी में ही सबसे मिलकर चली जाती। रूबी के साथ हुआ हादसा भुलाने लायक तो नहीं था, पर समय का भी अपना एक तरीका है, कुछ बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का तरीका। रूबी को संभला हुआ देख सबने राहत की सांस ली, पर भाई ने किस तरह बहन की आबरू से खिलवाड़ किया है, ये बात सबको बड़ी तकलीफ देती थी। दोनों बहनें अपने अपने शौहर को भी ये बात नहीं बता पाई थीं। इसी बीच शाहीन ने बेटी को जन्म दिया। सब खुश हुए, पर हसन से किसी ने कोई बात नहीं की। शौकत, सना और हिबा ने रूबी की बात जानने के बाद हसन से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। आयशा उससे थोड़ी बहुत बात कर लेती। उसके खाने कपड़े की देखभाल वही कर रही थी। एक दिन सना ने फ़ोन पर हिबा से कहा, मैं ऐसे भाई की कोई मदद नहीं करूंगी। मैं उससे अपना पूरा पैसा वापस मांगूंगी। बहन की आबरू से खिलवाड़ करने वाले भाई से मेरा कोई मतलब नहीं है। हिबा ने कहा, आप ठीक कह रही हैं। हसन से नफरत हो गई है। इसने हम बहनों को हमेशा ही बुरी नज़रों से देखा है। शाहीन जैसी सुघड़ बीबी है, सबने हमेशा उसकी हर बात मानी है। मैं भी उससे अपने गहने वापस मांग लूँगी। मुझे भी उसकी मदद नहीं करनी। शाहीन को भी उसकी करतूत नहीं बता पाएंगे, बेचारी को धक्का लगेगा। कल ही हसन से बात करने चलते हैं। ठीक है। सना रशीद को और हिबा अपनी नंदों को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहकर मायके पहुंची। उन्होंने आयशा से हसन के बारे में पहले ही पूछ लिया था। वो घर पर ही था। 4 बज रहे थे। वो सो रहा था। उनकी आवाज़ से हसन की नींद खुल गई। उसने नीचे से आ रही आवाज़ों पर ध्यान दिया। समझ गया कुछ बात होने वाली है। सना ने ज़ोर से हसन को आवाज़ दी तो नीचे आकर अक्खड़ लहजे में बोला, क्या है बाजी? मत कहो हमें बाजी, हम नहीं हैं तुम्हारी बहनें। तुम जैसे भाई पर हमें शर्म आती है। हसन दोनों को गुस्से से घूरने लगा। सना ने कहा, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी है। हिबा ने भी फटकार लगाई, मुझे भी अपने गहने अभी वापस चाहिए। इस स्थिति का तो हसन ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। उसने सोचा था अभी चिल्लाएंगी, ताने मारेंगी और चली जाएंगी। वे अपनी रकम वापस मांग लेंगी, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था। अतः उसने अपने सुर फौरन बदले, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं हसन, इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं। तभी वहीं बैठी रूबी हसन के डर के मारे आवाज़ निकालने लगी। सना से रूबी की हालत नहीं देखी गई। उसने हसन को एक थप्पड़ लगा दिया। देख रहे हो बेशर्म, क्या हालत कर दी है इसकी। हमें तुमसे नफरत है। हसन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया और इस समय हालात उसके काबू में नहीं थे। उसने नरमी से कहा, मैं कल शाहीन को लेने जा रहा हूँ। आप सबकी रकम बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। कहकर हसन ऊपर चला गया। शाहीन के नाम का सहारा लेकर उसने उन लोगों के गुस्से को चालाकी से ठंडा करने की कोशिश की थी।
अपनी माँ और बहनों को इतना तो जानता ही था कि वे सब शाहीन को बहुत प्यार करते हैं और उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए रूबी के साथ की गई उसकी हरकत को कोई शाहीन को नहीं बताएगा, इस बात की उसे पूरी गारंटी थी। सना और हिबा चली गईं। हसन अपनी चालाकियों पर मुस्कुराता हुआ शाहीन को लेने जाने की तैयारी करने लगा। अगली सुबह जल्दी निकल गया। शाम को शाहीन, शान और नन्ही सी बेटी जिसका नाम शाहीन ने हसन की इच्छा पर ही माहिरा रखा था, लेकर आ गया। नन्ही माहिरा को शौकत और आयशा ने गोद में लेकर खूब प्यार किया। रूबी शाहीन को देखते ही हसन की तरफ कुछ इशारे करके बताने लगी तो आयशा ने रूबी को शांत कर दिया। शाहीन और बच्चों के आते ही घर में हर समय रहने वाली मनहूसियत कुछ कम हुई, पर शाहीन ने महसूस किया कि कोई हसन से बात नहीं कर रहा है। उसने एकांत में हसन से पूछा भी, मेरे पीछे कुछ हुआ है क्या? सब चुप से हैं। हसन ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं ज़रा नए बिजनेस में बिजी था ना। काम के प्रेशर में अम्मी अब्बू से ठीक से बात नहीं की, बाहर ज़्यादा रहा तो वे नाराज़ हो गए। अब तुम लोग आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी बाजी लोगों को फ़ोन करके सबकी दावत का इंतज़ाम करो, बहुत दिन हो गए हैं ना। शाहीन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हसन सीधे बाबा के पास पहुंचा और बहनों के पैसे वापस मांगने के बारे में बताया। बाबा चौंका। फिर बहुत देर तक खूब उल्टी सीधी बातें करके उसने हसन का बहुत खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश किया। रही सही कसर मजहबी बातों, फ़िज़ा की तन्हा ज़िंदगी और खुदा और जन्नत के नाम पर उसकी लच्छेदार बातें सुनकर हसन जब बाबा के पास से उठा तो वो कोई और ही हसन था, अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करने वाला, खुदा का खास बंदा जो हर अपने पराई की बुराई ख़त्म कर उन्हें जन्नत भेजने आया था। शैतानी दिमाग में एक अजीब सा सुकून था। हसन ने बहनों को फ़ोन शाहीन से ही करवाया। वो जानता था कि बहनें शाहीन का दिल रखने ज़रूर आएंगी। शाहीन के कहने पर शनिवार को सना और हिबा अपने बच्चों के साथ आ गईं। हसन से तो हिबा और सना ने बात ही नहीं की। दोनों शाहीन और उनके बच्चों से बातें करती रहीं। नन्ही माहिरा को देखकर सबके चेहरे खिल गए थे। फूल सी माहिरा को सना और हिबा ने खूब प्यार किया, उसके लिए लाए खिलौने और कपड़े दिए। हसन हमेशा की तरह किचन में व्यस्त शाहीन का हाथ बटाने लगा। काम में और बच्चों में व्यस्त होने के कारण शाहीन ने भाई बहनों के बीच पसरे सन्नाटे को महसूस नहीं किया। शौकत अली और आयशा जब बाहर से घर लौटे तो हसन ने शाहीन के साथ मिलकर शानदार डिनर लगवाया। सब हमेशा की तरह खाने बैठे। रूबी सना और हिबा के बीच दुबकी बैठी हुई थी। वो हसन से डरने लगी थी। शाहीन को रूबी का ये डर महसूस ना हो, ये सोचकर वो सबके बच्चों में ही खेलता रहा। शौकत और आयशा जो हसन की हरकतों से अंदर ही अंदर टूट चुके थे, किसी तरह शाहीन का चेहरा देखकर अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 10 बजे तक सबका डिनर ख़त्म हुआ। सना और हिबा शाहीन के साथ मिलकर बर्तन समेटने में मदद करने लगीं। रात 12 बजे तक बच्चे हंगामा करते रहे। फिर हसन ने कहा, आप सब बातें करें, मैं आप सबके लिए शरबत बनाकर लाता हूँ। शाहीन ने शौहर को प्यार भरी नज़रों से देखा। सना, हिबा और बाकी लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ताकि शाहीन को कोई बात दुख ना पहुंचाए। वो बेहद अच्छी इंसान है, ये सोचकर सबने अपना गुस्सा अपने मन में ही रख लिया। हसन ने बेहद सावधानी से अपनी पैंट की जेब से निकाल कर बाबा का दिया एक पाउडर शरबत में मिलाया और ट्रे में रखकर सबको एक एक गिलास सर्व किया। उसने खुद नहीं पिया तो शाहीन ने पूछा, आप नहीं पिएंगे? अभी नहीं, अभी पेट बहुत भरा है, थोड़ी देर बाद। हसन सबके शरबत पीने के बाद सब गिलास उठाकर ले भी खुद गया। आधे घंटे बाद सबको तेज़ नींद आने लगी। जिसको जहाँ जगह मिली लेटता गया। शौकत, रूबी, सना और हिबा के बच्चे शान ड्राइंग रूम में ही लेट गए। माहिरा सना की गोद में ही थी। आयशा और सना को शाहीन ऊपर ले गई। सब बहुत गहरी नींद में सोते चले गए। हसन ने धीरे से मेन गेट और घर का हर दरवाज़ा खिड़की अंदर से बंद कर ली। फिर इत्मीनान से बेखौफ होकर गहरी नींद में सोए हुए सबसे पहले शौकत, फिर हिबा, फिर रूबी, फिर हिबा और सना के बच्चों, अपने बेटे शान, सबकी गर्दन की नसें एक तेज़ धारदार वाले चाकू से जो उसने एक कसाई से खरीदा था से काटता चला गया। जो अविश्वसनीय था वो घट चुका था। हसन पूरी तरह से शैतान बन चुका था। फिर हसन ऊपर की तरफ बढ़ा। उसने वहाँ सबसे पहले शाहीन और फिर अपनी 2 महीने की फूल सी बेटी माहिरा पर भी चाकू चला दिया। हसन के हाथ जरा भी नहीं कांपे। फिर इसने सना की गर्दन की नसें भी काट दी, पर अचानक बेहोश सना की तेज़ दर्द से आंखें खुल गईं। हसन हंसा, चल तू अब मरने से पहले अपनी आंखों से सब देख ले।
अब तुझे सबसे बाद में मारूंगा। गले की कटी नस से बेइंतहा बहते खून के कारण दर्द में सना की तेज चीख निकल गई। वो उठने की कोशिश करते हुए हसन को रोकने की कोशिश करने लगी। चीख की आवाज़ से आयशा ने भी आंखें खोल दी। गर्दन घुमाकर शाहीन और माहिरा के शरीर से खून बहता देखा तो चीख पड़ी, ये क्या किया हसन? अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। आप और आपकी बेटी जिंदा हैं अभी। आयशा ने घबराकर हाथ जोड़े। नहीं बेटा, मेरी बेटी को छोड़ दे। नहीं, मैं सबको मार दूंगा। मैं आज सबको इस दुनिया की बुराइयों से दूर भेज रहा हूँ। अब हम जन्नत में मिलेंगे। बाकी सब कहाँ हैं? मैंने सबको मार दिया। आयशा जोर से बिलख उठी। हसन के पैरों में सर रख दिया। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। ये गुनाह मत कर हसन। हसन ने आयशा को एक धक्का दिया। अभी तक बेहोशी की हालत में तो थी ही, अतः वो गिर पड़ी। हसन ने पल भर की देर किए बिना माँ का गला भी काट दिया। फिर सना की तरफ मुड़ा। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सना हसन को धक्का देकर किचन की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। हसन ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, पर सना आखिरी दम लगाकर किसी तरह हसन को धक्का देकर किचन का दरवाज़ा अंदर से बंद करने में कामयाब हो गई। बहते खून में टूटती सांसों के साथ उसने जोर जोर से एक गिलास से ग्रिल बजाई। हसन दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो पा रहा था। आवाज़ सुनकर साथ वाले पड़ोसी अफजल की नींद खुल गई। उसने झांका तो सना की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। अफजल ने भागकर दूसरे पड़ोसी सुल्तान बेग का दरवाज़ा खटखटाया। सब इकट्ठा होकर किचन की तरफ भागे। सना भयंकर दर्द से चिल्लाते हुए कराहते हुए बता रही थी, हसन ने सबको मार दिया है, वो मुझे भी मार देगा। ये सुनते ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। सना खून से लथपथ थी। 3-4 लोगों ने ग्रिल तोड़कर सना को बाहर निकाला। भीड़ बढ़ती जा रही थी। रात के सन्नाटे में इतने लोग आवाज़ से उठते चले गए थे। सना इतनी देर में जिंदगी की जंग हार गई। एक पड़ोसन की गोद में ही उसने आखिरी सांस ली। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। हसन अंदर से सब सुन रहा था। सबको सच पता चल चुका था। बाहर पुलिस की गाड़ी आने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। हसन ने फिजा के साथ भागने की योजना बना रखी थी, पर सना के बाहर निकलने पर पूरी योजना पर पानी फिर गया था। पुलिस ने बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर हसन ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर जहाँ से सना को बाहर निकाला गया था, वहाँ से एक पुलिस वाले ने घुसकर दरवाजे खिड़की खोले। पुलिस अंदर घुसी। कुछ लोग भी हिम्मत करके अंदर आ गए। अंदर का नज़ारा देखकर सख्त से सख्त दिल भी काँप गया। किसी ने भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। हर तरफ खून से सनी लाशें, बच्चे बड़े सब किसी अपने के ही हाथ अपनी ज़िंदगी गंवा चुके थे। ऊपर जाकर देखा तो सबकी सांसें रुक गईं। ऊपर भी लाशें और माँ के दुपट्टे से गले में फांसी का फंदा लगाकर झूलता हसन। उसे फौरन नीचे उतारा गया, पर अब कोई सांस बाकी नहीं थी। ये फंदा सिर्फ माँ के दुपट्टे का नहीं था, ये फंदा था बचपन से ही बेटे होने के दंभ का, धार्मिक अंधविश्वासों के दिले दिमाग पर छा जाने वाली जड़ों का, दौलत के लालच का और चरित्रहीनता का। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। आवाज़ें दरगाह तक भी पहुंची तो जमाल बाबा भी जिस तेज़ी से भीड़ के पीछे आकर मामले को समझने की कोशिश कर रहा था, उसी तेज़ी से पीछे हटकर गायब हो चुका था। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी फंदा। रातों रात अमीर होने का लालच, अंधविश्वास, ईर्ष्या देश, तंत्र मंत्र और इन धूर्त और कपटी बाबाओं से दूर रहने की शिक्षा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।